बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज करेंगे। हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे, इस एक्सरसाइज के इसके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। इस टॉपिक को मैंने ऑलरेडी टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में मसला हो तो आप उस प्लेलिस्ट में चैनल में चले जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट में चले जाएं, आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ पे आपको जो भी टॉपिक में मसला हो वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। मैंने चैप्टर नंबर क्लास 9 की जो केमिस्ट्री है वो मैंने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक टॉपिक वाइज की हुई है विद एक्सरसाइज। अगर आपको किसी भी टॉपिक किसी भी एक्सरसाइज में मसला हो तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ से आपको जिस चैप्टर में मसला हो, जिस टॉपिक में मसला हो तो वहाँ चले जाएंगे। लेट्स सपोज आपको चैप्टर नंबर 3 के किसी टॉपिक में मसला है तो चैप्टर नंबर 3 का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे, वहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 3 की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। फिर आपको जो मसला होगा, जो टॉपिक में मसला होगा वो आप वहाँ से हल कर सकते हैं। The first MCQs is the oxidation number of nitrogen in 2 is, हमें कहा गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारे पास है, ऑक्सीडेशन नंबर इन 2 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो जिस तरह हमने उस ऑक्सीडेशन नंबर्स में पढ़ा था कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी 0, हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो यहाँ पर इन 2 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। द MCQ नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 0। MCQ नंबर सेकंड में आप देख लें, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH3OH। हमें कहा गया है कि CH3OH में हमारे पास कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। जो हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 0। सो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड कर रहे हैं तो इसको x ले लेंगे, सही है, प्लस जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसको 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, हाइड्रोजन का भी +1 है, ओके। और इज इक्वल्स टू 0, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए, इज इक्वल्स टू 0। इसे हमें 0 के बराबर करना है। अच्छा, x हमने फाइंड करना है कार्बन का, 3 इंटू +1 इज इक्वल्स टू +3, प्लस इंटू माइनस -2 आ जाएगा, +4 इज इक्वल्स टू 0, x +4 -2 इज इक्वल्स टू 0, x +4 और -2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, +2 आई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x है, x को हम फाइंड करेंगे, इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे, सो x इज इक्वल्स टू -2। So the oxidation number of carbon in CH3OH is -2 और correct option is MCQ number 2, correct option is option A। अच्छा, अब आते ही केटाइन इज, हमें कहा गया है कि केटाइन हमारे पास क्या होता है। सो केटाइन इज बेसिकली अ पॉजिटिव चार्ज आयन। लेट्स सपोज ये एक एटम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम केटाइन कहते हैं। सो द पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड केटाइन। MCQ नंबर 3 जो करेक्ट ऑप्शन है इसका, MCQ नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पॉजिटिवली चार्ज आयन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट बाय द, अच्छा हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन, MCQ नंबर 4 में हमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास लॉस होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट एज इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। देखिए, हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास कब लॉस होते हैं, फिर हमें ऑप्शन दी गई है, ऑप्शन ए है रिड्यूसिंग एजेंट एज इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। लेट्स सपोज ये ए हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करता है, ये बी है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट एक बी को रिड्यूस करेगा, खुद ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, खुद इसमें ऑक्सीडेशन होगी। अब ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन इज देन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। अच्छा, सो इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय, ये इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं ना, इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय रिड्यूसिंग एजेंट एज इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। इन्हें इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए हैं, इस बी को रिड्यूस कर लिया है, ए में खुद क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय रिड्यूसिंग एजेंट एज इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। MCQ नंबर 4, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अच्छा, MCQ नंबर 5, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर असाइंड टू मैंगनीज इन KMnO4। हमें कहा गया है कि
मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है KMnO4 में। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए पोटाशियम ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होगा, हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल इज जीरो। सो इसका जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो जीरो होगा। अब इसमें हम मैंगनीज के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर रहे हैं, तो इसको एक्स ले लेंगे, सही है। अब इसका ऑक्सीडेशन, पोटाशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है, सही है, +1। अब एक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हम मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसको हमने एक्स सपोज कर लिया। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास -2, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो -2 को 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, अब 4 को इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 + x - 4, 4 × -2 इज 8, -8 आता है हमारे पास इससे। 4 × -2 से हमारे पास -8 आता है। अब -8 + 1 से हमारे पास क्या आएगा, -8 + 1 से हमारे पास -7 आएगा। -7 x - 7 = अब ये 7 को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x = 7। तो यहाँ पर इस मैंगनीज का KMnO4 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7, +7 इसमें है। हाँ, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन MCQ नंबर 5, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब आते हैं MCQ नंबर 6 की तरफ। MCQ नंबर 6 में हमें कहा गया है, इन अ पार्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस चेंज फ्रॉम -3 to 0। From this information, it may be concluded that phosphorus is। अच्छा, MCQ नंबर 5-6 में हमें कहा गया है कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 था। ये हमारे पास इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो गया और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से बढ़ के 0 बन गया। अब आप बताएं कि इसमें हुआ क्या है। तो देखिए, इस हमने जब भी कोई लेट सपोज क्लोरीन सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, NaCl, सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब फास्फोरस पर यहाँ पर -3 है, तो इसका मतलब ये है इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अब जब ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा, इसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा, तब ये हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से बढ़ के 0 पर आ जाएगा। तो MCQs में हम देखते हैं कि lost 3 इलेक्ट्रॉन and was reduced and it lost 3 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन रिडक्शन में हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इट लूज 3 इलेक्ट्रॉन बट इट इज़ नॉट रिड्यूस्ड, इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड, इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। और ऑप्शन बी की तरफ आ जाए। Option B is lost 3 electrons, yes, and was oxidized, yes. Option B is the correct option. MCQ number 6, option B is the correct option. फास्फोरस -3 से 0 पर आ गया। इसमें हुआ ये कि इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर लिए। सिंपल सी बात है। अच्छा, MCQ number 7. Which statement is true for an electrochemical cell? हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑक्सीडेशन आकर एट एनोड, यस, ऑक्सीडेशन, इसमें जो ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड पर आकर होती है। रिडक्शन आकर एट एनोड, नो, रिडक्शन हमारे पास कैथोड पर होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ऑक्सीडेशन आकर बोथ एट एनोड एनोड कैथोड, नो, रिडक्शन आकर बोथ एट एनोड एंड कैथोड, नो। सो MCQ नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ऑक्सीडेशन occurs at anode only। MCQ नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन ए है, क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सिर्फ एनोड पर होती है, सही है। MCQ नंबर 8 की तरफ आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज सल्फर हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर O+7। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इसमें से कौन से कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन डी, which is H2S2O8। अब आपको ये मैं प्रूफ करके देता हूँ कि किस तरह। हाइड्रोजन का हमें पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर जब हम पढ़ रहे थे, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 0, इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अच्छा, हम यहाँ पर सल्फर का +7 निकलवाएंगे कि सल्फर का +7 किस तरह निकलता है। देखिए, हमारे पास
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, लेकिन यहाँ +1 है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2 को हमने +1 में मल्टीप्लाई किया। सल्फर हमारे पास लेट सपोज अभी पता नहीं है। अब ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, 2 को हमने -2 है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको यहाँ पर 8 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है, तो 8 को हम -2 में ज़रब दे देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास 2 सल्फर है और सल्फर को लेट सपोज हम x ले लेते हैं। अब 2 × +1 = +2, 2 × x आ जाएगा हमारे पास प्लस 8 × -2 = 8 - 2 आर 8 2 16 माइनस इंटू प्लस हमारे पास माइनस आता है, -16 आ जाएगा। सही है। अब =0। अब देखिए 2 हमारे पास अपनी जगह पे आ जाएगा, +2x आ जाएगा और -16 आ जाएगा। -16 इन -2, -16 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा। 2x - 14 = 0। ये इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। 2x = 14। ये जब उस साइड पे शिफ्ट होगा तो इसका साइन माइन नेगेटिव से चेंज होके पॉजिटिव पे आएगा। सही है, बेसिक मैथमेटिक्स से। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2 के साथ 2 1 2 2 7 14, x = 7। तो ये तो हमारे पास x सल्फर के लिए हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 7। सो द करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी था। अच्छा, इसी तरह जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे करवाया। अच्छा, अब आते हैं MCQs नंबर 9 की तरफ। व्हाट हैपेंड टू दी रिड्यूसिंग एजेंट्स इन एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, हमें कहा गया है कि MCQs नंबर 9 में कि हमारे पास इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या हो जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के पास क्या होता है। अब रिड्यूसिंग, लेट सपोज ये ए रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बी के साथ रिएक्शन करेगा रिडॉक्स रिएक्शन में। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है, तो ये बी की रिडक्शन कर लेगा, बी की रिडक्शन कर लेगा, बी को रिड्यूस कर लेगा, खुद ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। सो रिडक्शन रिएक्शन इन रिड्यूसिंग एजेंट एट सेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडाइजेशन और दूसरे को रिड्यूस करवाता है। सो अब इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं। व्हाट हैपेंड टू द रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट्स इन रिडॉक्स रिएक्शन is option A, it undergoes oxidation and it gain electrons। ना, जब ये ऑक्सीडेशन के नीचे अंदर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, गेन नहीं करेगा। अच्छा, ऑप्शन बी, इट इज ऑक्सीडाइज एज इट लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन हो जाएगी और हमें पता है जब किसी एटम में ऑक्सीडेशन होती है सो ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। अच्छा, MCQs नंबर 10, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रॉन ट्रैवल इन विच डायरेक्शन। हमारे पास MCQs नंबर 10 में हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एनोड से कैथोड की तरफ। हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड और कैथोड होता है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास एनोड से कैथोड की तरफ मूवमेंट कर लेंगे तो एक्सटर्नल सर्किट जो बैटरी या वायर के थ्रू हमने इसे कनेक्ट किया हुआ होता है, तो इसके थ्रू हमारे पास इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूवमेंट करेगा। अच्छा, अब आते हैं ऑप्शंस की तरफ। फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, यस, फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। और MCQs नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, पसीना पसीना है, और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। माँ, ये तो अच्छी बात नहीं हुई, सब्सक्राइब कर लो। हाँ, अच्छा, MCQs के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सही है, अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कहा गया है इंडिकेट विच एलिमेंट इज रिड्यूस इन फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें रिएक्शंस दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि आप उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लो जो रिड्यूस हुआ है। अब रिडक्शन किसे कहते हैं पहले तो आप ये समझ लो। रिडक्शन इज बेसिकली द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको हम रिडक्शन कहते हैं। अब जो एटम रिड्यूस होगा इसका मतलब ये है कि उस एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अब इस रिएक्शन में हमने उन एटम्स को आइडेंटिफाई करना है जिसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हो। लेट सपोज ये हमारे पास Na3 रिएक्शन है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया।
क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पर माइनस चार्ज आ गया। अब जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर माइनस चार्ज आएगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई। अब आते हैं रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन फर्स्ट हमें दिया गया है, कैल्शियम ने रिएक्शन किया है Br के साथ, Br2 के साथ, और बनाया है हमारे पास Br2। अब इसमें हमने उस एटम को आइडेंटिफाई करना है जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस की हो। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी फ्री स्टेट में है, ये भी फ्री स्टेट में है, ये एलिमेंटल फॉर्म में है, ये फ्री स्टेट में है, ये मॉलिक्यूल हमारे पास फ्री स्टेट में, तो हमारे पास CaBr2 बन गया, Br2। अच्छा, यहाँ पर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अब ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1 है। -1 को अगर हम 2 में ज़रब, ब्रोमीन के 2 एटम्स प्रेजेंट है तो 2 को अगर हम -1 में ज़रब दे देंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। -2 + 2 से हमारे पास 0 आएगा। और हम इस तरह हमने जब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज़ 0। तो CaBr2 हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होना चाहिए। अब 0 किस तरह आएगा? 0 इस तरह आएगा कि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा और ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगा। ब्रोमीन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, तो 2 को अगर हम -1 में ज़रब दे दें तो हमारे पास -2 आ जाएगा। अब -2 + 2 से हमें पता है कि 0 आता है, तो यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1 है। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कम हो के -1 पे आ गया। तो इस वाले रिएक्शन में जो हमारे पास रिड्यूस हुआ है वो है ब्रोमीन, ऑक्सीडेशन स्टेट Br 0 से -1 पर आ गया है। अच्छा, अब आते हैं सेकेंड रिएक्शन की तरफ। सेकेंड रिएक्शन में हमारे पास HCl ने जिंक के साथ रिएक्शन किया है, HClB। इसने जिंक के साथ रिएक्शन कर लिया, हमारे पास बन गया ZnCl2 + H2। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल पे भी हमारे पास क्लोरीन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट पे है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्लोरीन का -1 है, जिंक यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसका 0 है। अच्छा, यहाँ पर इसका -1 है, तो इसको जब 2 एटम्स हैं यहाँ पे तो इसका -2 आ जाएगा, इनका +2 आ जाएगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 पे आ गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख लें कि इसमें कौन से एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। यहाँ पर H+ फॉर्म में है, इस H की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 फॉर्म में है, और यहाँ पर H की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। मतलब H+ ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 2H+ ने हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर लिए और हमारे पास H2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर कौन सा एटम रिड्यूस हुआ है? हाइड्रोजन यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 पर आ गया। सो फर्स्ट वाले रिएक्शन में हमारे पास ब्रोमीन रिड्यूस हुआ है, सेकेंड वाले रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, हमें एक रिएक्शन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास 4 सिल्वर के एटम्स हैं, एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है। इसने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लिया और हीट के ज़रिए हमने इसको हीट दे दी और हमारे पास बन गया 2Ag2O। अच्छा, इस साइड ऑफ रिएक्शन पे हमारे पास सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0, क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है। सही है। अच्छा, अब इस वाले साइड पर हमारे पास सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 0, तो Ag2 वो हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये भी पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। यहाँ पर 2 सिल्वर के एटम्स हैं, तो लेट्स सपोज X सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड कर रहे हैं। सही है, तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर रहे हैं, 2 सिल्वर के एटम से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर हमने X ले लिया, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। सही है, टोटल ये 0 के बराबर है,
क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 0। अच्छा, 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 2x हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 2x जब माइनस 2 इस इक्वेशन के उस साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस 2 बन जाएगा। अच्छा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, 2 को 2 पर डिवाइड कर लेंगे, सो x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे इस वाले साइड पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, सही है। इस वाले साइड पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था और इस वाले साइड पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज स्ट्रॉन्ग बट NH4OH इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 कि NH4OH जो है ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये NaOH हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी आयनाइजेशन पावर क्या है, आयनाइजेशन पावर इसकी हाई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो वो आयनाइजेशन पावर है ये तकरीबन 84% आयोनाइज होता है। ऑन द अदर हैंड NH4OH जो हमारे पास है इसकी आयनाइजेशन पावर क्या है, आयनाइजेशन पावर इसकी लो है, ये अप टू 1.3% आयनाइज होता है। सो NaOH की आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एज कम्पेयर टू NH4OH। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन इन लिस्ट फ्यू ऑफ द मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि हम कोरोजन से किसी मेटल को किस तरह बचा सकते हैं, मतलब जंग से हम किसी मेटल को किस तरह बचा सकते हैं, और आप कुछ तरीके बताओ जिसके ज़रिए हम मेटल को जंग लगने से बचा सकते हैं। सो द फर्स्ट मेथड इज टू प्रिवेंट कोरोजन इज टू रिमूव स्टेन्स। जो मेटल्स पर दाग धब्बे लग जाते हैं वहाँ से हमारे पास कोरोजन शुरू हो जाती है। लेट सपोज ये एक मेटल है हमारे पास, अब यहाँ पर इस पर दाग लग गया, दाग धब्बे लग गए, तो हम क्या करेंगे, कोरोजन जो शुरू होगी वो इस दाग धब्बे से शुरू होगी, तो हम इस धब्बे को यहाँ से रिमूव करेंगे, मेटल की सफाई करेंगे। सो टू रिमूव कोरोजन वी हैव टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम द मेटल। अच्छा, सेकंड जो मेथड है वो है जब हम कोटिंग करते हैं मेटल की, हम कोटिंग कर लेंगे, इसके ऊपर हम पेंट लगा देंगे, कोटिंग ऑफ मेटल, इसके ऊपर हम पेंट लगा देंगे, इसके ऊपर हम ऑयल वगैरह लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे ताकि इसके ऊपर कोरोजन ना हो, सही है। अच्छा, जो थर्ड है हमारे पास वो है एलोइंग। ये जो हम स्टेनलेस स्टील होता है हमारे पास घरों में, जो हम कहते हैं कि ना कि ये चांदी के बर्तन हैं, वो चांदी के बर्तन नहीं होते, वो बेसिकली हमारे पास स्टेनलेस स्टील होता है। ये हम आयरन को, क्रोमियम को, निकल को एक दूसरे में मिक्स कर लेते हैं तो हमारे पास स्टेनलेस स्टील बन जाता है जो कि एक एलॉय है। अब हम एलॉय इसलिए बनाते हैं उसका कि उसे जंग ना लगे। सो हम मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए हम उसका एलॉय भी बना सकते हैं। एलॉय ये मदद करेगा कि उस मेटल के ऊपर रंग नहीं लगेगा। अच्छा, हम जो थर्ड मेथड, फोर्थ तरीका है, हम इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं। हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की थोड़ा सा कोटिंग भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए, गैल्वेनाइजिंग के ज़रिए या स्प्रेइंग के ज़रिए। सो कोटिंग ऑफ वन मेटल ओवर अनदर, कोटिंग ऑफ वन मेटल ओवर अनदर बाय electroplating, spraying, etc. इलेक्ट्रोप्लेटिंग या स्प्रेइंग के ज़रिए हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का थिन लेयर भी चढ़ा सकते हैं, उस मेटल को क्या कहते हैं ना, कोरोजन से बचाने के लिए। अब जो फिफ्थ मेथड है वो हम केमिकल इनहिबिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, केमिकल
इनहैबिटर्स सच एज हमारे पास जो ग्लिसरीन हो गया, पोली ईथीन हो गया, हम ये इस तरह के केमिकल्स मेटल के ऊपर लगा सकते हैं। अब ये केमिकल ये करेंगे कि जो केमिकल साइकिल हो रहा है हमारे पास रस्टिंग में जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, ये उन केमिकल रिएक्शंस की डिस्टर्बेंस काज करेगा। ये केमिकल इनहैबिटर्स मेटल सरफेस के साथ रिएक्शन कर लेंगे या एनवायरनमेंट में किसी एनवायरमेंटल गैसेस के साथ रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन ये उस रस्टिंग के केमिकल प्रोसेस को कंप्लीट नहीं होने देगा। तो हम केमिकल इनहैबिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट कोरोजन। और जो सिक्स्थ मेथड है वो है हमारे पास कैथोड प्रोटेक्शन। सो दीज वर द मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट कोरोजन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन नेल्सन सेल। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि आप उन केमिकल रिएक्शंस को कर लो जो हमारे पास नेल्सन सेल में होते हैं। तो नेल्सन सेल में हम बेसिकली ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, NaOH हम ब्राइन से बनाते हैं। ये होता है नेल्सन सेल में। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे गौर कर लो तो आपके जहन में सवाल आएगा कि ब्राइन क्या है। ब्राइन इज बेसिकली द कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, कॉमन साल्ट जिसे हम कहते हैं। हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल लेते हैं, हम सोडियम क्लोराइड को इतना पानी में डाल देते हैं कि हमारे पास एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाता है साल्ट का, जिसे हम ब्राइन कहते हैं। तो अगर आप गौर कर लें यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, टोटल सेल में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक्वस सॉल्यूशन है तो मतलब वाटर प्रेजेंट होगा और सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होगा। इसकी जब आयनाइजेशन होती है 2H2O की जब आयनाइजेशन होगी तो 2H प्लस आयन बना लेगा और 2OH माइनस आयन बना लेगा। अब NaCl किस तरह आयनाइज होंगे, Na3 आयनाइज होंगे तो 2Na प्लस आयन बना लेंगे प्लस 2Cl माइनस आयन बना लेंगे। सही है। ये तो जब इस सेल में जब आयनाइजेशन होती है तो ये आयन्स हमारे पास बनते हैं। अब आते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो पॉजिटिव आयन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कैथोड की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर लेंगे, और जो नेगेटिव आयन्स हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर लेंगे। अब एनोड पर हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा? अब इन दोनों में कोई एक जो एटम्स जो है वो एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या OH माइनस आयन लॉस करेगा या Cl माइनस आयन। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि ये क्लोरीन जो है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है एज कंपेयर टू OH। तो एनोड पर हमारे पास ये क्लोरीन आयन इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेंगे और बना लेंगे Cl2 मॉलिक्यूल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर आ जाएंगे। अब कैथोड की तरफ कौन से आयन मूव करेंगे? कैथोड की तरफ हमारे पास पॉजिटिव आयन मूव करेंगे। तो या दो पॉजिटिव आयन्स है हमारे पास, एक हाइड्रोजन है दूसरा सोडियम है। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लेने की जो पावर है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ ना आपको। एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट ने आपने दो बच्चों के दरमियान रख दिया। अब जो बच्चा बड़ा होगा जिसमें ताकत ज़्यादा होगी वो चॉकलेट लेगा और वो दूसरा कमज़ोर सा बच्चा ऐसे ही रह जाएगा। तो हमारे पास जो सोडियम है ये वो कमज़ोर सा बच्चा है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन के लेने की पावर ज़्यादा है तो हाइड्रोजन क्या कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा गैस। रहे अब बचे हमारे पास क्या, सोडियम आयन बच गया और OH आयन बच गया। तो ये Na प्लस और OH माइनस आयन एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेंगे, ये छोड़ेंगे। चलो इन्होंने तो छोड़ दिया, अब आके एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे और NaOH बन जाएगा। तो इस तरह का रिएक्शंस होते हैं हमारे पास नेल्सन सेल में। अच्छा, अब आते हैं
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार इतना पसीना पसीना हम होते हैं आपके लिए, आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। चलो बड़ा ये तो अच्छी बात नहीं है, हाँ सब्सक्राइब कर दो। अच्छा अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि राइट डाउन वन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ व्हिच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि आप अपने डेली लाइफ से कोई ऐसा एग्जांपल बता दो जिसमें हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो एक तो हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस जो हमारे पास होता है उसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। कंबशन जो हमारे पास होता है इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। ये कंबशन रिलेटेबल है, इसकी रिएक्शन मैं आपको करवाता हूँ। जो कंबशन में होता है वो बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें कार्बन मौजूद हो वो हम जला देते हैं, बर्न कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, ये बर्न हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी हमारे पास रिलीज हो जाती है। अब कार्बन के साथ क्या हो गई, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई यहाँ पे, सही है। अब अगर आप इसे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो 0 है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो बन गया तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है कि यहाँ पे -2 है। -2 को हम 2 पर के साथ ज़रा दे देंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो -4 आ जाएगा। और कार्बन हमें पता ये भी पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल एज अ होल इज़ 0। सो कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +4। तो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए तो कार्बन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन ने क्या कर लिए, वही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो ऑक्सीजन की क्या हो गई, रिडक्शन। ये हमारे पास बेसिकली एक कंबशन प्रोसेस है। और ये हमारे पास डेली लाइफ में क्या होता है, जो हम पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं अपने मोटर कार्स में, डीजल वगैरह जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली हमारे पास कंबशन है। सो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ कंबशन। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि आप इसे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो, इसे ऑक्सीडेशन नंबर दे दो। तो हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट से है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। क्लोरीन ग्रुप 7 से है, आयोडीन ग्रुप 7 से है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो। अच्छा दूसरा PBr3, दूसरा हमारे पास है PBr3। यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा और ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होगा। किस तरह देखिए, ब्रोमीन का फास्फोरस ग्रुप 3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ब्रोमीन, अब ये मॉलिक्यूल हमें पता है कि जब मॉलिक्यूल एज अ होल क्या होगा, न्यूट्रल होना चाहिए। मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट एज अ होल न्यूट्रल होना चाहिए। तो PBr3 हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होना चाहिए। अब ये 0 कब होगा, जब ये यहाँ पे -3 होगा। अब यहाँ पे 3 ब्रोमीन के एटम्स प्रेजेंट हैं तो अगर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो, -1 हो सॉरी, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर -1 हो तो 3 को हम -1 के साथ ज़रा दे देंगे, -3 हमारे पास आ जाएगा। +3 - 3 = 0। तो यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। अच्छा अब आते हैं कैल्शियम। हमारे पास जो थर्ड है वो CaCO3। इसमें हमारे पास जो कैल्शियम है, कैल्शियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है हमारे पास +2। जो कार्बन ग्रुप 4 का है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास है +4। ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन का है वो हमें पता है कि वो है -2। अच्छा -2 को अगर हम ज़रब दे दें 3 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 are 6 -6 आ जाएगा। सही है। अब कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, कैल्शियम का +2 है, +2 +4 +6 +6 - 6 = 0। सही है।
अच्छा, अब आते हैं डी हमें दिया गया है डी, सी डी हमें दिया गया है H3PO4, H3PO4। अच्छा, अब हमें पता है कि हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट का है। ग्रुप फर्स्ट में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, हाइड्रोजन का +1 है। हमें ये भी पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो 3 को हम 1 के H3 है हमारे पास, तो 3 को 1 में ज़रा दे देंगे तो इसका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास -2 है। -2 को हम जब 4 में ज़रब देंगे, हमारे पास 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जब 4 को -2 में ज़रब देंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल एज अ होल इज़ 0, तो पासपोर्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे +5 + 3 इज इक्वल्स टू +8 +8 - 8 इज इक्वल्स टू 0। सो पासपोर्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +5। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। ई हमें दिया गया है AS2O3। अच्छा, हमें पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, 3 × -2 इज इक्वल्स टू -6। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास AS हमारे पास 2 है, हमारे पास S2 है, तो हमें यहाँ से 0 लाना है, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल एज अ होल इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब हम यहाँ पर 0 इस तरह लाएंगे कि ये 6 हो जाए, तब हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा। ये 6 तब होगा जब AS का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। AS का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगा, 3 को हम 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 2 = 6, तो +6 आ जाएगा। 6 - 6 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास एज अ होल क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो AS का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है, +3। अच्छा, अब आते ही F की तरफ, H2SO4। देखिए, हमें पता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 + 1 है हमारे पास, सॉरी +1, 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो 2 × 2 +1 इज इक्वल्स टू +2। अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है ऑक्सीजन का, और हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो 4 × 2 -2 इज इक्वल्स टू -8। सही है। अब हमने इससे एज अ होल 0 लाना है ना, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या लगा दे कि यहाँ पे 0 आ जाए, तो 6 है हम, तो हमारे पास ऑलरेडी प्लस मौजूद है, तो यहाँ पे हम +6 लगा लेंगे, 6 7 8, तो ये +8 - 8 हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल एज अ होल क्या आ जाएगा, 0। तो हाइड्रोजन का 2, सल्फर हमारे पास 1 है, तो सल्फर का 6, सल्फर 6, ऑक्सीजन का -2 है, तो इसको जब हम 4 के साथ ज़रब देंगे तो 8 आ जाएगा। तो +2 + 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, +8 - 8 इज इक्वल्स टू 0। तो हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का -2, इन सल्फर का 8। ये है ऑक्सीजन, ये है एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिए गए थे। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है वाई ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग। हमें कहा गया है कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये हमारे पास रस्टिंग के लिए क्यों ज़रूरी है, वाई ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग। तो इसका सिंपल एग्जांपल, ये सिंपल सा आंसर ये है, रस्टिंग हमारे पास क्या होती है, रस्टिंग इज बेसिकली दी ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। आयरन जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो इसको हम कहते हैं रस्टिंग। सही। अच्छा, अब इसको डीपली किस तरह समझेंगे, देखिए हमारे पास आयरन, ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट कर लेता है, जिसे हमारे पास बन जाता है FeOH3, इसे हम बेसिकली कहते हैं रस्ट। तो अब हमारे पास ऑक्सीजन ऐसा क्या करता है जो ये रस्टिंग के लिए ज़रूरी होता है।
तो देखिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा, जो आयरन हमारे पास है ये Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा। सही है। अब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इस Fe2 को क्या कर लेगा? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इस Fe2 को इसके साथ क्या कर लेगा? इसे Fe+3 में कन्वर्ट कर लेगा। तो ऑक्सीजन ने मेनली हमारे पास क्या किया? Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, यही ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है और हमारे पास बना लेता है 4OH- आयन। तो अब ये Fe+3 इस 3OH- आयन के साथ रिएक्ट कर लेंगे, हमारे पास FeOH3 बना लेंगे। सही है। तो ऑक्सीजन हमारे पास Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करता है और ऑक्सीजन हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन करके OH- आयन बनाता है। इस वजह से हमारे पास अगर ऑक्सीजन ना हो तो रस्टिंग हमारे पास नहीं होगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, स्केच डैनियल सेल लेवल कैथोड एनोड इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है कि आप डैनियल सेल को स्केच करो, इसे ड्रा करो और आप इसमें बताओ कि इसमें एनोड कहाँ पे है, कैथोड कहाँ पे है और फ्लो इलेक्ट्रॉन ये फ्लो किस तरह करते हैं। तो देखिए डैनियल सेल हमारे पास 2 हाफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है, 2 कंटेनर्स पर मुश्तमिल होता है। ये एक कंटेनर हो गया, ये दूसरा कंटेनर हो गया। अब इस एक कंटेनर को हम कहते हैं हाफ सेल और इस वाले कंटेनर को भी हम कहते हैं हाफ सेल। अच्छा, ये 2 हाफ सेल्स हो गए हमारे पास। अब ये 2 हाफ सेल्स हमारे पास, इस एक हाफ सेल में हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड पड़ा होता है इन अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट ZnSO4। ये जिंक इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर हमारे पास इस वाले में हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर CuSO4, कॉपर सल्फेट। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे के साथ एक्सटर्नली कनेक्ट हुए होते हैं वायर के थ्रू। सही है। अब ये दोनों सेल तो वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं और इंटरनली ये दोनों सेल कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ साल्ट ब्रिज के जरिए। साल्ट ब्रिज में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक जेल होता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक जेल बेसिकली हमारे पास KCl, K2SO4, Na2SO4 पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, अब इसमें जो ये जिंक है ये एनोड एक्ट करता है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है ना कैथोड एक्ट करता है। अब जिंक पे हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू मूवमेंट करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी फ्रॉम एनोड टू कैथोड और ये मूवमेंट करेंगे हमारे पास थ्रू एक्सटर्नल सर्किट थ्रू वायर। अच्छा, ये है हमारे पास डैनियल सेल। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। राइट डाउन सम पॉसिबल यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमें कहा गया है कि आप हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इसके आप कुछ पॉसिबल यूजेस बता दो। तो इलेक्ट्रोलाइटिक एक होता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल, दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हम केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाते हैं, केमिकल एनर्जी हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ टाइप ऑफ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड एंड केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। इसके कुछ
अहम एप्लीकेशंस में है। अब जो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन, इट इज़ यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। जो हम मेटल्स की प्योरिफिकेशन करते हैं, जिस तरह हम जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर की थी इसके ओर से। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज बेसिकली यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है वो ये है कि इट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेटल। किस तरह, जब हम वो डाउन सेल पढ़ रहे थे, डाउन सेल में हमने सोडियम को प्रिपेयर किया था, सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया था NaCl से। अच्छा, इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स सच एज NaOH। NaOH को हमने प्रिपेयर किया था नेल्सन सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल रिएक्शंस में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करता है केमिकल रिएक्शंस करने के लिए। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, प्रोडक्शन ऑफ न्यू मेटल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू केमिकल्स में यूज़ करते हैं। आई होप आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी इसी तरह है। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चंस देखने हैं या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल देखना है तो आप उस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ पे आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे। फिर इससे रिलेटेड जो भी लॉन्ग क्वेश्चन हो, जो भी टॉपिक हो, वहाँ पर वीडियो पड़ी होगी, आप देख लें। फिर भी अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी इतना पसीना हुए हम आपके लिए, सब्सक्राइब तो बनता है ना। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटते। अल्लाह हाफ़िज़।